31 अक्टूबर 1984 सुबह का वक्त था। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी अपने निवास से निकलकर पास ही मौजूद एक दूसरे बंगले की तरफ जा रही थी। वहीं उन्हें एक ब्रिटिश एक्टर और फिल्म मेकर को इंटरव्यू देना था। दोनों इमारतें बिल्कुल पास पास थी, इसीलिए इंदिरा गांधी ने कार ले जाने के बजाय पैदल ही जाने का फैसला किया। जैसे ही इंदिरा गांधी गेट के पास पहुंची, अचानक उनका एक बॉडीगार्ड सामने आया। अगले ही पल उस बॉडीगार्ड ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और इंदिरा गांधी पर लगातार 3 गोलियां चला दी। गोलियां लगते ही इंदिरा गांधी जमीन पर गिर पड़ी। इसी पल वहां मौजूद दूसरे गार्ड ने अपनी ऑटोमेटिक गन उठाई और इंदिरा गांधी पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। कुछ ही सेकंड्स में इंदिरा गांधी के शरीर में कई गोलियां लग चुकी थी। हालांकि उनकी सांसें अभी चल रही थी, इसलिए उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। लेकिन डॉक्टर्स उनकी जान नहीं बचा पाए। जब ये खबर पूरे देश में फैली तो पूरा भारत सन्न रह गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि देश की प्रधानमंत्री को उनके ही सिक्योरिटी गार्ड्स ने मार दिया है। इस वीडियो में हम 2D एनिमेशन के जरिए आपको बताएंगे कि आखिर क्यों और कैसे इंदिरा गांधी की हत्या की गई। 1966 में इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। शुरुआत में बहुत से लोग उन्हें हल्के में लेते थे। उनके पॉलिटिकल राइवल्स उन्हें कमजोर और कुछ टाइम के लिए बनी नेता कहकर उनका मजाक उड़ाते थे। लेकिन आने वाले सालों में इंदिरा गांधी ने अपने फैसलों से सबको गलत साबित कर दिया। 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इलेक्शन लड़ा। जब रिजल्ट्स आए तो पूरा देश हैरान रह गया। कांग्रेस ने 352 सीट्स जीत ली थी। इस जीत के साथ इंदिरा गांधी ने यह भी साबित कर दिया कि अब वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं, बल्कि देश की सबसे ताकतवर नेता बन चुकी थी। उनकी लीडरशिप में ही 1971 का इंडो पाक वॉर हुआ, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी और ईस्ट पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बन गया। 1974 में दुनिया के कई देशों के विरोध के बावजूद भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया और अपनी ताकत का ऐलान कर दिया। कुछ ही सालों में इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहा जाने लगा। पॉलिटिकल सक्सेस के साथ साथ विवाद भी बढ़ने लगे। 1971 में इंदिरा गांधी ने रायबरेली से इलेक्शन जीता था, लेकिन उनके विरोधी उन पर आरोप लगाने लगे कि ये इलेक्शन गलत तरीके से जीता गया है। इसी दौरान देश में रेल हड़ताल, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे भी चल रहे थे। इंदिरा गांधी की कुर्सी हिलने लगी थी। जब उन्हें लगा कि उनकी सरकार गिर सकती है, तो 25 जून 1975 की आधी रात पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी गई। लोगों के अधिकार छीन लिए गए, प्रेस पर पाबंदी लग गई और डेमोक्रेसी लगभग खत्म हो गई। लगभग 2 साल तक देश इमरजेंसी के साए में रहा। 1977 में जब चुनाव हुए तो जनता ने अपना गुस्सा वोट के जरिए दिखा दिया। इंदिरा गांधी को करारी हार का सामना करना पड़ा। पंजाब में भी कांग्रेस हार गई और अकाली दल प्रकाश सिंह बादल की लीडरशिप में जीत गया। लेकिन इंदिरा गांधी ने हार नहीं मानी। उन्होंने ग्राउंड लेवल पर काम किया और 1980 के लोकसभा इलेक्शंस के साथ साथ पंजाब असेंबली इलेक्शंस में भी कांग्रेस वापस जीत गई। इंदिरा गांधी एक बार फिर सत्ता में लौट आई। इस हार से अकाली दल काफी नाराज हो गया। पंजाब के लिए अलग अधिकारों की मांग उठने लगी। इस मूवमेंट को जरनैल सिंह भिंडरवाले का खुला समर्थन मिल गया। अकाली दल पॉलिटिकल तरीके से बात रख रहा था, लेकिन भिंडरवाले का रास्ता ज्यादा कठोर था। उसकी भाषणबाजी तेज होती चली गई और पंजाब का माहौल बदलने लगा।
कुछ ही सालों में पंजाब में उग्रवाद बढ़ गया। डर, हिंसा और अविश्वास हर जगह फैल गया। गोल्डन टेम्पल, जो सिख कम्युनिटी की सबसे पवित्र जगह है, कुछ उग्रवादी संगठनों का स्ट्रॉन्ग होल्ड बन गया। वहीं से उनके ऑपरेशंस चलने लगे। जून 1984 में इंदिरा गांधी ने एक बहुत बड़ा और मुश्किल फैसला लिया, ऑपरेशन ब्लू स्टार। इंडियन आर्मी ने गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स के अंदर जाकर ऑपरेशन शुरू किया। उग्रवादी हटा दिए गए, लेकिन इस एक्शन में कई निर्दोष लोग भी मारे गए। अकाल तख्त को भी काफी नुकसान पहुंचाया गया। सरकार के लिए यह सिक्योरिटी ऑपरेशन था, लेकिन सिख कम्युनिटी के लिए उनके धर्म और आस्था पर सीधा हमला था। इस घटना के बाद सिख समाज में इंदिरा गांधी के खिलाफ गहरा गुस्सा पैदा हो गया। इंदिरा गांधी को इस नाराजगी का एहसास था। उन्होंने सिख लीडर से मिलना, स्टेटमेंट्स देना शुरू किया, लेकिन गुस्सा शांत नहीं हो पाया। उन्हें जान से मारने की धमकियां मिलने लगी। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने उन्हें सलाह दी कि वो अपने सिख बॉडीगार्ड्स को हटा दें, लेकिन इंदिरा गांधी ने इसके लिए मना कर दिया। उनका मानना था कि ये सिख कम्युनिटी को एक गलत मैसेज देगा। उन्हीं गार्ड्स में से एक था बेअंत सिंह, जो पिछले 10 सालों से उनकी सिक्योरिटी में था। ऑपरेशन ब्लू स्टार ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। उसने अपना प्लान दूसरे गार्ड सतवंत सिंह को बताया। दोनों ने इसे गुरु का इशारा माना। 31 अक्टूबर 1984 को दोनों ने अपनी ड्यूटी स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर लगवा ली। सुबह इंदिरा गांधी ब्रिटिश फिल्म मेकर पीटर उस्तिनोव को इंटरव्यू देने पैदल निकली। गेट पर पहुंचते ही बेअंत सिंह ने रिवॉल्वर से 3 गोलियां चला दी। गिरते हुए इंदिरा गांधी के मुंह से निकला, बेअंत, तुम ये क्या कर रहे हो? फिर सतवंत सिंह ने ऑटोमेटिक कार्बाइन से अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इंदिरा गांधी को एम्स ले जाया गया। डॉक्टर्स ने पूरी कोशिश की, लेकिन दोपहर लगभग 2 बजे उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया गया। राजीव गांधी को बुलाया गया। काफी चर्चा के बाद उनका प्राइम मिनिस्टर बनने का फैसला लिया गया। सोनिया गांधी को डर था कि अगर राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने तो कहीं उनकी जान को भी खतरा ना हो। काफी देर तक बातचीत और मंथन चलता रहा, लेकिन आखिरकार ये तय हो गया कि राजीव गांधी ही देश के नए प्राइम मिनिस्टर होंगे। उधर जैसे ही इंदिरा गांधी को गोली लगने की खबर फैली, एम्स के बाहर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। सबको अब भी उम्मीद थी कि शायद इंदिरा गांधी बच जाएं। लोग प्राइम मिनिस्टर की हालत जानने के लिए बेचैन थे। लेकिन इसी दौरान एक भयानक बात होने लगी, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उनके अटैकर्स सिख थे। सिख समुदाय को निशाना बनाया जाने लगा। हॉस्पिटल के पास से गुजर रही बसेस को रोका जाने लगा। सिखों को बस से खींचकर बाहर निकाला गया और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी गई। शाम 6 बजे ऑल इंडिया रेडियो पर और रात 8 बजे दूरदर्शन पर जब इंदिरा गांधी की मौत की खबर आधिकारिक तौर पर प्रसारित की गई, तब तक ये खबर पूरे देश में फैल चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे देश में कर्फ्यू लग गया हो। एक तरफ पुलिस सतवंत सिंह से पूछताछ कर रही थी, तो दूसरी तरफ इंदिरा गांधी की हत्या की साजिश में शामिल बाकी लोगों की तलाश भी जारी थी। 3 दिन की लगातार मेहनत के बाद पुलिस ने कहर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। मामला सेशंस कोर्ट में चला। कोर्ट ने सतवंत सिंह और कहर सिंह को फांसी की सजा सुनाई। लेकिन इस पूरे दौर का सबसे बड़ा और सबसे कड़वा सच ये था कि इंदिरा गांधी की मौत के बाद जो हुआ, उसने देश के ज़मीर पर एक ऐसा दाग छोड़ दिया जिससे भारत कभी भुला नहीं पाया। नमस्कार, मनोज शर्मा, दास्तान-ए-भारत।